मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके। हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं सुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। अभी आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और बोला कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। इन दिनों भारत की राजनीति में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, खासकर में अलायंस की राजनीति को लेकर। नीतीश कुमार जहां बिहार में साथ छोड़ चुके इंडिया अलायंस का, वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, यानी 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। आपको बता दें, इसी बीच में बातचीत चल रही थी इंडिया अलायंस के जितने भी दल है, सीट बंटवारे को लेकर यूपी में बोला जा रहा था कि कांग्रेस को सपा 11 सीटें देने की बात कर रही है। मीटिंग चली रही थी, उसके बीच में ऑफिशियली 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। इसे एक और झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी पहले ही सीट देने से इनकार कर चुकी हैं, बोली है कि अकेले चुनाव लड़ूंगी मैं बंगाल में। सर, ये जो घटनाएं हो रही हैं, दिन पे दिन लगता है कि अब सुधरेगा, अब इंडिया अलायंस में बात बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। हाँ, आज एक पॉजिटिव चीज हुई है। आपने बहुत निगेटिव बता दिया, तो एक पॉजिटिव बता दूं। जो दर्शक समर्थक होंगे जी, जो ये चाहते होंगे कि इंडिया ब्लॉक अच्छा करे, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि महाविकास अघाड़ी जो एक महाराष्ट्र में है, उसकी बैठक हुई है जी। और उसमें एक आध दो और लोगों को जोड़ा गया है। जो कहा जा रहा था कि प्रकाश अंबेडकर आ जाएंगे साथ में, तो उनको साथ लेने की चर्चा है जी। वंचित अघाड़ी जो उनकी पार्टी है, वो महाविकास अघाड़ी के साथ आ जाएगी। राजू शेट्टी जो है, उनके बारे में कहा जा रहा है वो साथ आ जाएंगे। तो टुकड़ों में कुछ अच्छी खबर इंडिया ब्लॉक के लिए आ रहा है, लेकिन थोक में जो खराब खबरें आ रही हैं वो उसको डोमिनेट कर ले रही हैं। आपने ठीक कहा, बंगाल से निकले राहुल गांधी, जो मेन पार्टी है इंडिया ब्लॉक जिसके इर्द गिर्द बनाया गया। ममता बनर्जी साथ नहीं थी, बंगाल में साथ चली नहीं जी। सबको न्योता भेजा गया था, लेकिन वो नहीं थी उनके साथ रैली में। वो बंगाल में प्रवेश करती, उसके पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम यहां अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। चूंकि लेफ्ट के साथ उनको गठबंधन मंजूर नहीं था, जो लोकल लीडरशिप है वो ममता बनर्जी पे लगातार हमले कर रहे थे, ये भी उनको मंजूर नहीं था। तो उन्होंने एक तरफा यूनिलैटरली ये घोषणा कर दिया कि हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे जी। जब बिहार में प्रवेश किए उसके एक दिन पहले, मैंने कल बताया है कि एक दिन पहले नीतीश कुमार चले गए। मैंने क्या बताया, तो दुनिया ने देखा जी। आज उन्होंने कहा कि हमने उनको फोर्स किया कि आप जातिगत सर्वेक्षण करिए, तब नीतीश कुमार को करना पड़ा। वो भी तैयार नहीं थे, अब वो उनके साथ चले गए जो जातिगत सर्वेक्षण के हक में नहीं है जी। तो वो मेन फ्रंट की तरह वहां दिखने की कोशिश कर रहे थे कि उनके जाने से फर्क नहीं पड़ता। उन पे जो हमले हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो जाहिर तौर पे हमले होंगे नीतीश कुमार पे। लेकिन जो सबसे बुरी खबर आई है कि अभी उत्तर प्रदेश वो पहुंचे नहीं है और सीट्स पे बातचीत चल रही थी, 2-3 दौर की बैठक हो चुकी है। इस बीच में 16 सीटें अनाउंस कर दी जाती, ये भी यूनिलैटरल है। कहा यह जा सकता है कि नहीं ये सीटें तो हमारी हैं, लेकिन कोई गठबंधन अगर बनता है तो वो उसका एक स्वरूप होगा जी, उसका एक काम करने का अपना तरीका होगा, वो एक स्ट्रक्चर होगा। जो शुरुआत में बताया गया कि ये कमिटी है, एक दूसरी कमिटी मीडिया पे काम करेगी, एक कमिटी पब्लिसिटी पे काम करेगी, ये कुछ कमिटियां बनाई गई थी जो कहीं दिखती नहीं है। और अगर ये कमिटी ना भी होती तो कम से कम इंडिया ब्लॉक को एक साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या किसी भी राज्य में आपने जिन
दलों के साथ गठबंधन किया है उसकी घोषणा एक साथ होनी चाहिए। 2015 में जब बिहार का टेस्ट केस ले लें, जो सबसे सफल टेस्ट केस में से एक माना जाता है, जब नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस एक हुए थे, तो मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है। लालू यादव, नीतीश कुमार और अशोक चौधरी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो एक साथ बैठे। 101 पे आरजेडी लड़ेगी, 101 पे जेडीयू लड़ेगी और 41 पे कांग्रेस लड़ेगी, ये घोषणा हुई। उस घोषणा ने मोमेंटम बनाया। आज की तारीख में क्या हो रहा है? जहां 80 सीटें हैं, जहां आप 1 on 1 फाइट ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि बसपा ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। तो 2 ब्लॉक नहीं है जिसमें सीधा सीधा मुकाबला होना है, तो आप ऐसे ही डिफिकल्ट टेरेन में हैं। और उस डिफिकल्ट टेरेन में भी आपकी एका नहीं बन पा रही है कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर दे रही है। तो ये विपक्ष की कमजोरी दिखाता है। जो थोड़ा इतिहास जानने में इंटरेस्टेड है, विपक्ष कैसे लड़ता है जी, और विपक्ष को कैसे लड़ना चाहिए। हमारे पास पुराने एग्जाम्पल हैं, लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं जी। आज की सत्ता प्रचंड सत्ता है, और उस प्रचंड सत्ता के सामने ही एक ब्लॉक बनाने की कोशिश हुई कि इंडिया नाम से एक ब्लॉक बनेगा, इंडिया नाम से घबराहट होगी। हुई भी, उसको इंडी अलायंस किया प्रधानमंत्री ने, घमंडिया किया उसको, तो रिपल्स दिखाई दिए। लेकिन ये सिर्फ नाम तक सीमित नहीं होना चाहिए। कैसे लड़ता था विपक्ष? जैसे आज मोदी की सत्ता है, एक जमाने में इंदिरा गांधी की सत्ता थी जी। वो ऐसी सत्ता थी कि कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया जी। 19 महीने लोग जेल में रहे, बड़े बड़े नेता जेल में रहे। इस देश के जितने बड़े नेता थे एक जमाने में, और आज भी बहुत सारे उनमें से, लालू यादव उनमें से एक है, नीतीश कुमार उनमें से एक है, जो कांग्रेस की उस प्रचंड सत्ता से लड़ते हुए 19 महीने के लिए जेल गए। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, तो वो चुनाव कैसा हुआ था? दर्शकों को याद करा दूं कि वो चुनाव कैसा हुआ था। बहुत लोगों को अगर मालूम नहीं है तो रिकैप करिए, और उसके आधार पे आप समझेंगे कि इस देश में विपक्ष कैसे लड़ा है। जब चुनाव हुआ 77 का, तो क्या आपको मालूम है कि जो पार्टियां लड़ी जी, वो कौन सी पार्टी थी? वो पार्टी थी लोकदल चरण सिंह की, वो पार्टी थी कांग्रेस ओ मोरारजी देसाई की, वो पार्टी थी जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी की, वो पार्टी थी जगजीवन राम की, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, वो पार्टी थी समाजवादी पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस की। ये तमाम दल एक साथ आए। सिर्फ दल एक साथ नहीं आए, ये पूरे ये ऐसे आए, आपको अगर जानकारी नहीं तो आपको जानना चाहिए, ये सब एक सिंबल पे चुनाव लड़े। ये डिफरेंट दल थे, लेकिन एक सिंबल पे लड़े। क्या आपको मालूम है वो सिंबल कौन सा था? वो सिंबल था चरण सिंह का सिंबल, किसान के कंधे पे हल जी। अटल बिहारी वाजपेयी भी किसान के कंधे पे हल वाले सिंबल पे जीत के आए थे। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो जगजीवन राम की पार्टी हो, वो सभी एक साथ लड़े। सबका सिंबल एक था, एक मैनिफेस्टो रखा गया। जनसंघ 370 हटाने का उस वक्त भी समर्थक था जी। लेकिन मैनिफेस्टो में लिखा गया कि 370 को हम टच नहीं करने वाले, क्योंकि वक्त की जरूरत थी जी। सामने एक सत्ता ऐसी थी जिसके चूल्हे हिलाना जरूरी था, और इसके लिए ये सब सड़क पे ही नहीं, संसद में ही नहीं, सड़क पे भी लड़ना जरूरी था। तो सड़क पे लड़ते हुए तो जेल गए, सड़क से बाहर आए तो एक ग्रुप बनाया, एक अलायंस बनाया, एक सिंबल तय किया, उस सिंबल पे चुनाव लड़े, एक नीति बनाई, उस नीति पे स्टिक किया, और फिर 295 सीटें वो जीत कर आए। करीब 150 के आसपास, 154 या
कुछ कांग्रेस पार्टी जीती और पहली बार सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस। यह था विपक्ष के लड़ने का तरीका अंदाज भी। कहा तो यह भी गया था, हालांकि बाद में उस पर अमल नहीं हुआ, कहा यह गया था कि चाहे कोई भी कितनी भी जीत के आए दल, उनके लिमिटेड ही मंत्री बनेंगे, एक नंबर तय किया गया था। हालांकि बाद में वो चला नहीं, मोरारजी देसाई ने अपने ज्यादा लोगों को इंडक्ट किया कैबिनेट में, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मोटे तौर पे ये तय किया गया था। लड़ते हुए लड़ना नहीं है, लड़ते हुए दिखना है, ये मैसेज जाना चाहिए दूर तक, लोगों में परकुलेट करना चाहिए। इसलिए एक ऐसी विपक्ष की शक्ति तैयार हुई। बाद में जनसंघ के दोहरे इस पे सदस्यता, दोहरी सदस्यता, मतलब वो कहा गया कि आप आरएसएस के भी मेंबर नहीं हो सकते, और मतलब आरएसएस के मेंबर भी रहें और इधर भी रहें, ये दोनों नहीं हो सकता। उनकी सदस्यता के सवाल पे वो बाद में उसमें खटपट हुई और वो सरकार समय से पहले चली गई, वो इतिहास है। लेकिन एक सामने इतिहास ये भी है जिससे आज के विपक्ष को सीखना चाहिए कि वो ऐसे दलों को साथ लेकर एक कॉमन एजेंडा जी, एक ब्रेव फेस भी लेकर सामने नहीं आ पा रहे। इसकी वजह क्या है, यह ढूंढना चाहिए विपक्ष को कि एक जमाने में जब इंदिरा गांधी के सामने इतने बड़े बड़े लोग सब एक साथ आ सकते हैं, जिसमें जयप्रकाश से लेकर और मोरारजी देसाई से लेकर चंद्रशेखर से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर चरण सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता थे, सबकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जी, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन लड़ने का मादा था, लड़े और हराया। आज वो दिखता नहीं है। सर एक और सवाल ये भी है कि उस वक्त जो आपने बताया कि सब एक साथ लड़े, अपने एजेंडे को भूले, एक एजेंडा तय किया गया, उसके साथ कांग्रेस के सरकार के सामने खड़े हुए, तो सबने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया था। आपको नहीं लगता बंगाल, यूपी, बिहार, इन सभी एग्जांपल्स को देख के कोई कुछ छोड़ना नहीं चाहता, सब चाहते कि मुझे जितना मिल जाए उतना ले लूं, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता, खासकर में अलायंस को देख के। और अभी तो कुछ महीने बचे, अब इसमें क्या कर लेंगे? देखिए, हाल के सालों में अलायंस की पॉलिटिक्स बहुत मैच्योर हुई है, क्योंकि 10 साल 2004 से 14 तक अलायंस की सरकार रही जी, 98 से 2004 तक अलायंस की सरकार रही, नरेंद्र मोदी की सरकार भी अलायंस वाली सरकार है, तो उसमें रीजनल एस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्षेत्रीय छत्रपों की जब महत्वाकांक्षा हो जाएगी तो आपको एक कॉमन ग्राउंड नहीं मिलता, एक कॉमन पेज नहीं बनता जिस पे सब लोग आ जाएं। जी, मैं आगे का एग्जांपल दे दूं, इसका जवाब तो मैं दे चुका हूं कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं है जी। ममता बनर्जी को लेफ्ट से दिक्कत है तो वो झुकने को तैयार नहीं है, वो एल्बो रूम देने के लिए कांग्रेस को भी तैयार नहीं है। बिहार में कांग्रेस से जेडीयू और आरजेडी को दिक्कत थी कि भाई ये इनकी फुटप्रिंट्स है नहीं, इनको क्यों सीटें दें। आप सीटें दें ना दें, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, एक फेस होना चाहिए। बाद में देख लीजिए ना, 96 आ जाइए, 96 आ जाइए, जिस समय 13 दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, उस समय हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे नेता थे। क्या लेफ्ट, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, सब एक साथ मिले और उन्हें डिसलॉज करना था, उन्होंने डिसलॉज कर दिया। 96 में बाद में आ गया, 89 चले जाइए। आज जो राइट में है या जो राइटिस्ट पार्टी है जी, वो लेफ्टिस्ट के साथ थे। वीपी सिंह जनता दल के प्राइम मिनिस्टर बने, जनता दल में थे वो, और राइट और लेफ्ट दोनों उनको समर्थन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से लोहा लेना था। कांग्रेस उस समय पैन इंडिया पार्टी थी, उसकी रीच बहुत ज्यादा थी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जो काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी, और फिर जब एक ऐसी सत्ता जिसको रोकने का काम करना था तो लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ आए। वो प्रयोग भी बाद में असफल रहा, चूंकि मंडल कमीशन का दौर आ गया,
जी। वीपी सिंह उसके मसीहा बनना चाहते थे। बीजेपी को अपनी राजनीति करनी थी तो उन्होंने एक हिंदुत्व की राजनीति शुरू की, रथ यात्रा लेकर आडवाणी निकल पड़े, क्योंकि उन्हें अपने पार्टी को आगे एक नए मुकाम तक पहुंचाना था। लेकिन जब लड़ाई हो रही थी तो वो लड़ाई साफ साफ दिखती थी। जी। तो चाहे वो आप 77 की लड़ाई ले लें, चाहे वो आप 89 की लड़ाई ले लें, चाहे वो आप 96 की लड़ाई ले लें, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ तो 2004 में लड़ाई हुई, तो एक साथ नहीं लड़ाई हुई थी, विपक्ष एक साथ नहीं लड़ा जी। लेकिन उन्हें हटाने के लिए बाद में वो एक साथ आ गए और वो सरकार फिर 10 साल तक चली। तो एक ग्लू था, कांग्रेस एक ग्लू थी, सोनिया गांधी ने उसमें काम किया, लेफ्ट के लोगों ने उसमें काम किया। लेफ्ट तो 61 सांसदों के साथ 2004 में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक कोऑर्डिनेशन कमिटी थी। जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ, मैं थोड़ा भटक रहा हूं लेकिन बहुत हद तक रेलेवेंट भी है, कि ऐसी डील जिसमें लेफ्ट साझेदार नहीं बनना चाहता था, उस पर भी कितनी मीटिंग्स हुई। हम लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर ये तमाम मीटिंग्स कवर की हैं कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। खरीद फरोख्त तमाम चीजें आई, सरकार किसी तरीके से बची, लेफ्ट ने अपने आप को अलग किया, बाहर किया। लेकिन इन झंझावातों के बीच भी सत्ता से लोहा लेने का जो मादा था वो पार्टियों में था, स्ट्रैटेजी थी वो पार्टियों में थी। और उसमें सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी 77 में दिखती है, जब एक मजबूत सत्ता से लोहा लेना था। आज की सत्ता ऐसी ही सत्ता है, नरेंद्र मोदी का जगन्नॉट है। आप उसके सामने अगर लड़ना चाहते हैं तो कुछ चीजों पे आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जिस पे आपको एक कॉमन ग्राउंड बनाना पड़ेगा। जी। यहां सीटें तय नहीं हो पा रही हैं, एजेंडा तो बाद की बात है। जी। जनता पार्टी एक एजेंडे के साथ गई थी, जनता पार्टी एक सिंबल के साथ गई थी। आप कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक तब भी लड़ेगा, बहुत जगह मैं खुद ही कह चुका हूं कि पंजाब में टैक्टफुल अलायंस हो सकता है, ना करने का अलायंस मतलब ना होगा अलायंस, ये भी एक टैक्टफुल अलायंस का पार्ट है। लेफ्ट केरल में अलायंस ना करे कांग्रेस से, ये टैक्टफुल एक डिसीजन हो सकता है। लेकिन ये होते हुए दिख नहीं रहा। मर्मरिंग की शिकायत ज्यादा है, उसकी खबरें ज्यादा है, क्योंकि ऐसी खबरें ही आ रही हैं। वो अप्रोच जो है वो ऐसा नहीं दिख रहा कि ये एक ऐसा अप्रोच है जिससे आप सत्ता से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जनता को ये पुरानी बातें बताकर मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि आज का अलायंस एक मजबूत सत्ता के सामने लड़ते हुए दिख नहीं रहा जी। और वो भी तब जबकि आज आपके पास फैलने की, बात पहुंचाने की ज्यादा साधन है, जरिया ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा। मतलब बेसिकली आपने समझा कि कहां पे चूक रहा है अभी का इंडिया अलायंस, कहां समझना चाहिए था, कहां कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था और कैसे निकल के सामने आना चाहिए था। देखिए कुछ ही महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में और उतना वक्त रह नहीं गया है। अभी सीट शेयरिंग की बात भी फाइनल नहीं हुई है, एजेंडा तो बहुत दूर की बात है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल राहुल गांधी अभी बिहार में है, यूपी में अनाउंस हो चुका है, अब यूपी पहुंचते हैं तो क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।